Assalamualaikum class. I hope you all are in good health. आज हम अपने सिलेबस का सेकेंड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ ओवरव्यू ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इन 20th सेंचुरी। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो 20th सेंचुरी गुजरी है, जो लास्ट 20वीं सदी गुजरी है, उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस किस तरह के थे, उसका एक कंप्लीट पूरी सेंचुरी का हम ओवरव्यू देखेंगे। डिफरेंट इवेंट्स हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थे इंटरनेशनल रिलेशंस 20th सेंचुरी में, क्योंकि काफ़ी सारे मेजर इवेंट्स हुए हैं इस सेंचुरी में, जो हम आगे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट जो 20th सेंचुरी में हुआ है, दैट इज़ वर्ल्ड वॉर वन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिसको कहते हैं, पहली जंग अज़ीम 1914 में 1914 में स्टार्ट हुई एंड इट लास्टेड टिल 1918। 1918 तक 4 साल ये जंग रही है। तो बिफोर गोइंग टू इन डेप्थ ऑफ दैट वॉर, हम देखेंगे कि रूट्स क्या थे वर्ल्ड वॉर वन की, क्या ऐसे मेजर फैक्टर्स थे जो वर्ल्ड वॉर वन का कॉज बने। 43 years of peace among the great powers of Europe came to an end in 1914 when an act of political terrorism provoked two great alliance systems into mortal combat. The South Slave Campaign against Austrian rule in Bosnia, culminating in the assassination of the Habsburg हायर अपेरेंट एट सराजेवो, ये नाम है एक बंदे का, वाज द स्पार्क। दिस लोकल क्राइसिस रैपिडली engulfed all the powers of Europe through the mechanism of the Triple Alliance and the Triple Entente diplomatic arrangements meant precisely to enhance the security of the members and to deter potential aggressors। अब वो कहते हैं कि 43 years का एक जो पीस यूरोप में चला आ रहा था, मतलब पिछले 1914 से 43 years पहले तक यूरोप में कोई भी इस तरह का इवेंट नहीं हुआ था, कोई वायलेंट एक्ट नहीं हुआ था, कोई एग्रेशन नहीं हुआ था, पीस था। तो वो 1914 में पीस ख़त्म हो जाता है जब क्या होता है, पॉलिटिकल टेररिज्म स्टार्ट होती है। और जो अलाइंसेस उस टाइम बने हुए थे, ये जो ट्रिपल एंटांत है, ये जो ट्रिपल अलाइंस है, ये अलाइंसेस थे डिफरेंट यूरोपियन स्टेट्स के दरमियान में। अब मैं आपको थोड़ा सा अलाइंस का बता देती हूँ। इंटरनेशनल रिलेशंस में अलाइंस कहते हैं मुआहदे को, एग्रीमेंट को, जब दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़, ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट्स जो हैं वो आपस में कोई एग्रीमेंट करती हैं दैट वी विल बी ऑन द सेम पेज, तो इसको अलाइंस कहते हैं। तो डिफरेंट अलाइंसेस थे उस टाइम यूरोप में, और वो सारे अलाइंसेस जो हैं वो वर्ल्ड वॉर वन शुरू होते ही ख़त्म हो गए, टूट गए। द लॉन्ग टर्म काज ऑफ वॉर कैन देयरफॉर बी ट्रेस्ड टू द फोर्सेस दैट इम्पेल द फॉर्मेशन ऑफ दोज अलाइंसेस, increased tensions among the great powers, and made at least some European leaders desperate enough to seek their objectives even at the risk of general war। अब कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन के अगर हम कॉजेज़ देखें तो ये जो अलाइंस सिस्टम हमें नज़र आता है, जो फॉर्मेशन ऑफ अलाइंसेस हुई हैं, इन्होंने मेजर रोल प्ले किया है वॉर को ब्रेक करने में। कुछ जो है वो यूरोपियन स्टेट्स एक अलाइंस में थी, कुछ यूरोपियन स्टेट दूसरे अलाइंस में थी। अब वो जो अलाइंस थे, प्योरली उनका पर्पस जो था वो डिफेंस पर्पस के लिए थी, कि अगर एक अलाइंस में 5 स्टेट हैं, तो अगर 5 में से किसी एक के ख़िलाफ़ कोई बाहर की ताकत हमला करती है तो हम 5 मिलके उसका मुकाबला करेंगे। ये उन अलाइंस की जो है वो नेचर थी। तो वो कहते हैं कि अलाइंसेस ने बहुत रोल प्ले किया है वॉर को बिल्ड करने में। सबसे पहला मेजर इवेंट जो 20th सेंचुरी में हुआ है वो वर्ल्ड वॉर वन है। अभी हमने देखा कि कौन से ऐसे कॉजेज़ थे, कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो कॉज बने वर्ल्ड वॉर वन का। ठीक है जी, वर्ल्ड वॉर वन जो है वो यूरोप में स्टार्ट हुई बिटवीन डिफरेंट यूरोपियन स्टेट्स। 1914 में ये जंग स्टार्ट होती है और 1918 तक, मतलब 4 साल तक ये जंग रहती है।
दो तरह की इसमें जो है वो पावर्स थी। एक को कहते हैं एक्सेस और एक को कहते हैं एलाइज। ये एक्सेस और एलाइज जो हैं ये स्टेट्स थी। ये इस तरह समझ लें कि आपने कुछ जो स्टेट थी एक साइड पे थी उनको एक्सेस कहा जाता है, कुछ स्टेट जो एक दूसरे के साथ थी और दूसरों के अगेंस्ट लड़ रही थी उनको एलाइज कहा जाता है। ये दो तरह की स्टेट थी, एक्सेस और एलाइज। एट द एंड ऑफ द वॉर एलाइज पावर्स जो हैं हम देखते हैं कि उनको क्या होता है, उनको विक्ट्री होती है। एक्सेस में जर्मनी आ जाता था, ऑस्ट्रिया और इस तरह की स्टेट आ जाती हैं। एलाइज पावर में फ्रांस आ जाता है, यूके आ जाता है, यूके आ जाता है, फ्रांस आ जाता है और इटली और इस तरह की जो सारी पावर्स थी वो वर्ल्ड वॉर वन में एलाइज पावर्स थी। 1918 में अल्टीमेटली वॉर ख़त्म हो जाती है, वॉर एंड हो जाती है जिसमें जर्मनी को भारी नुकसान होता है। सारा का सारा जो वॉर का ब्लेम है वो जर्मनी पर डाल दिया जाता है और जर्मनी को बहुत ज़्यादा वॉर जो है कंपनसेशन पे करने को कहा जाता है। अब एक और जो इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है वो है क्रिएशन ऑफ लीग ऑफ नेशन। ये लीग ऑफ नेशन 1920 में बनी और ये आइडिया था यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन का। वुड्रो विल्सन ने ये आइडिया दिया कि दुनिया में एक ऐसी लीग होनी चाहिए, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि वॉर को प्रिवेंट करे, वॉर को फ्यूचर वॉर्स को प्रिवेंट करे, मतलब उनको रोके और पीस को इंश्योर करे। ठीक है जी, तो उनके आइडिया को देखते हुए 1920 में लीग ऑफ नेशन क्रिएट की गई। लेकिन हम देखते हैं कि लीग ऑफ नेशन जो है वो अपने फेल हो गई इन 1939 में जब वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि लीग ऑफ नेशन का जो सोल पर्पस था दैट वाज टू प्रिवेंट फ्यूचर वॉर। फ्यूचर में अगर कोई वॉर होनी है तो उसको प्रिवेंट करना और पीस को इंश्योर करना लीग ऑफ नेशन का काम था। लेकिन 1939 में दुनिया एक और वर्ल्ड वॉर विटनेस करती है जिसको वर्ल्ड वॉर टू कहते हैं, तो लीग ऑफ नेशन फेल्ड देयर। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन का आइडिया था लीग ऑफ नेशन, लेकिन यूएसए ने जो है वो इस ट्रिटी का, इस लीग का पार्ट नहीं बना था क्योंकि यूएस सेनेट ने इजाज़त नहीं दी थी और उन्होंने अपनी पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी को इंश्योर किया था। यूएस की शुरू से एक पॉलिसी थी जिसको पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी कहते हैं और वो पॉलिसी ये थी कि वी विल नॉट इंटरफेयर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कि हम दुनिया में जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसका पार्ट नहीं बनेंगे। इसी अपनी पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए यूनाइटेड स्टेट की सेनेट ने रेक्टिफाई नहीं किया था कि हम लीग ऑफ नेशन का पार्ट बनेंगे। फिर हम देखते हैं कि 1939 में वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो जाती है। वर्ल्ड वॉर टू कैसे स्टार्ट होती है? जर्मनी अटैक करता है एक और यूरोपियन कंट्री पे जिसको पोलैंड कहते हैं। जर्मनी स्टार्टेड वर्ल्ड वॉर टू बाय अटैकिंग पोलैंड। अब जर्मनी का उस टाइम जो चांसलर था वो अडोल्फ हिटलर था। आपने बहुत नाम सुना होगा हिटलर का। ही वॉज द चांसलर ऑफ जर्मनी एट दैट टाइम जब वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होती है। वर्ल्ड वॉर वन के बाद मैंने आपको बताया कि जर्मनी को जो है वो भारी वॉर कंपनसेशन पे करनी पड़ी थी। सारा का सारा ब्लेम वर्ल्ड वॉर वन का जर्मनी पे डाल दिया गया था। तो उसने ना एक तरह की जो है वो जर्मन्स में एग्रेशन को पैदा किया, एग्रेशन में पैदा किया कि हम अकेले क्यों इस वॉर के ज़िम्मेदार हैं। तो उसकी वजह से जर्मनी ने 1920 से ही 1930 से ही अपनी आर्मी बिल्ड करना स्टार्ट कर दी और बहुत बड़ी एक हिटलर ने आर्मी बनाई और फिर उन्होंने 1939 में अटैक कर दिया पोलैंड पे और लीग ऑफ नेशन अपने फंक्शन में फेल हो गई। इस तरह से हम देखते हैं कि 1939 में वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो जाती है और वर्ल्ड वॉर टू जो थी ये ऑलमोस्ट पूरे यूरोप को और यूरोप से बाहर दीगर जो स्टेट्स हैं दुनिया की उनको भी इन्वॉल्व कर लेती है। रशियन इन्वॉल्वमेंट हम देखते हैं, उसके अलावा हम चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी फिर एंड में 1944 से डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है। अब ये भी एक बड़ी लंबी जंग थी, 6 साल ये जंग चली और इसलिए इनको वर्ल्ड वॉर्स कहा जाता है क्योंकि इनमें दुनिया के काफ़ी ममालिक जो है
पार्टिसिपेंट थे, इसलिए इनको वर्ल्ड वॉर वन या वर्ल्ड वॉर टू कहा जाता है। एक ये मेजर इवेंट हुआ वर्ल्ड वॉर टू का। अब 1945 में वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हो जाती है। वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म कैसे हो जाती है, हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और दे ड्रॉप बम ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, टू इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ जापान। और वो जस्टिफिकेशन क्या देते हैं वॉर को एंड करने की, बम ड्रॉप करने की। उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दी दैट वी ड्रॉप द बम टू एंड द वॉर, मतलब वॉर को ख़त्म करने के लिए, यहीं पे स्टॉप करने के लिए, क्योंकि वॉर जो है वो प्रोलॉन्ग होती जा रही थी, तो हमने बम ड्रॉप किए। इस तरह से हम देखते हैं कि एक एटॉमिक बॉम्ब का जो है वो डिस्कवरी होती है दुनिया में। उसके बाद जी यूनाइटेड नेशंस बनती है। यूनाइटेड नेशन लीग ऑफ नेशन फेल हो जाती है, जो कि पहली एक लीग बनी थी, उसके बाद एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसको लीग यूनाइटेड नेशंस कहा जाता है। अभी भी यूनाइटेड नेशन जो है हमें नज़र आती है, 193 इसकी मेंबर स्टेट्स हैं, इनका भी वही काम है। यूनाइटेड नेशन का अगर हम चार्टर देखें तो इसके प्रियम्बल में फर्स्ट जो इसका पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है, द सोल पर्पस ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज़ टू सेफ गार्ड द वर्ल्ड पीस, मतलब पीस को सेफ गार्ड करना, इंश्योर करना, और वॉर्स को या कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करना यूनाइटेड नेशन का काम है। पाकिस्तान भी यूनाइटेड नेशन का एक मेंबर है। आपको यूएन मिशंस का भी पता होगा, हर मुल्क उसमें अपनी आर्मीज़ भेजती है। तो यूनाइटेड नेशन जो है वो वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई ताकि फ्यूचर में वॉर को प्रिवेंट किया जा सके, जो लीग ऑफ नेशन जिसमें कामयाब ना हो सकी। इसके बाद हमें ब्रिटन वुड्स सिस्टम नज़र आता है वर्ल्ड वॉर टू के बाद। ब्रिटन वुड्स सिस्टम क्या है? ब्रिटन वुड्स सिस्टम में दो चीज़ें हैं, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनता है 1945 में, और वर्ल्ड बैंक बनता है। मतलब ब्रिटन वुड्स सिस्टम बनाया गया टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। वॉर से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ यूरोप में, पूरी दुनिया में, तो उस इकोनॉमिक लॉस को कंपनसेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए ब्रिटन वुड्स सिस्टम बनाया गया। ब्रिटन वुड्स सिस्टम में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये दो इंस्टीट्यूट बनाए गए, और इनका जो पर्पस था, मकसद क्या था, टू स्टेबलाइज द वर्ल्ड इकॉनमी। अभी भी हम देखते हैं कि आईएमएफ जो है वो मुख्तलिफ ममालिक को कर्ज़े देता है, वर्ल्ड बैंक का भी यही काम है। तो ये सारे जो है वो वर्ल्ड वॉर टू के बाद बनाए गए। Next most important event of 20th century is Cold War. Cold War started soon after the end of World War II. जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होती है, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है, और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में, इंटरनेशनल सिस्टम में हम देखते हैं एक शिफ्ट आता है, दुनिया मल्टीपोलर से बाईपोलैरिटी की तरफ चली जाती है, जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर, जिसको अब रशिया कहते हैं, ये दो जो हैं वो मेजर पावर्स पूरे कोल्ड वॉर में हमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जंगें लड़ती हुई, जिनको प्रॉक्सी वॉर्स कहते हैं, प्रॉक्सीज लड़ती हुई नज़र आती हैं। अब हम कोल्ड वॉर के मेजर इवेंट्स देखते हैं। कोल्ड वॉर की जो टाइम लाइन है, बेसिकली कोल्ड वॉर जो है वो सून आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इसकी जो टाइम लाइन है उसको हम कह सकते हैं कि 1947 से 1991 तक का जो टाइम पीरियड था, इट वाज द टाइम पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए हैं? कोल्ड वॉर में जो तीन मेजर इवेंट्स हैं वो तीन प्रॉक्सी वॉर्स हुई हैं, कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, और आगे हम देखेंगे अफगान वॉर। 1950 से 53 तक कोरिया में अमेरिका और उसके एलाइज और यूएसएसआर और उसके एलाइज जो हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़े हैं। वियतनाम में 1970s में ये लोग लड़े हैं, इन्होंने प्रॉक्सी वॉर्स की हैं, और वियतनाम में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को बुरी तरह से नुकसान हुआ है। कहते हैं कि इट वाज द वेरी बैड एपिसोड ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो वियतनाम वॉर थी वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। कोल्ड वॉर
वॉर में आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाती है। इंटरनेशनल रिलेशन में आर्म्स कहते हैं वेपन्स को। हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है स्टेट्स वो वेपन बिल्डिंग की तरफ चली गई थी, बहुत ज़्यादा असलहा प्रोड्यूस्ड हुआ था, बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज़ लगी थी वेपन प्रोडक्शन के लिए। तो दुनिया जो है ख़ास तौर पे जो मेजर दो स्टेक होल्डर्स थे, यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर, ये आर्म्स रेस की तरफ चले गए थे और दुनिया में बहुत ज़्यादा असले की प्रोडक्शन हो गई है 20th सेंचुरी में। उसके बाद इन्होंने रियलाइज़ किया, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक एपिसोड होता है 1962 में, क्यूबा में जो है वो यूएसएसआर अपने मिसाइल इंस्टॉल करता है और उस टाइम बहुत स्वेयर जो है वो न्यूक्लियर वॉर का डेंजर था, लेकिन क्विक और इफ़ेक्टिव डिप्लोमेसी से उस डेंजर को कंट्रोल कर लिया गया, डैमेज को होने से पहले कंट्रोल कर लिया गया। तो वहाँ से जो उस टाइम के लीडर्स थे उनको ये आइडिया हुआ कि अगर हम न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाते हैं तो उससे कितनी ज़्यादा ना सिर्फ हमारे कंट्रीज़ में, हमारे कॉन्टिनेंट में, बल्कि पूरी दुनिया में कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती है। तो दे शिफ्टेड फ्रॉम आर्म्स रेस टू डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट का ये मतलब होता है कि डिसआर्म करना, जो आपके पास वेपन्स हैं उनको जो है वो रिड्यूस करना, उनकी रिडक्शन करना। अगर आप उनको कम्प्लीटली एलिमिनेट रिमूव नहीं कर सकते तो उनको रिड्यूस करना। सो दे शिफ्टेड फ्रॉम आर्म्स रेस टू डिसआर्मामेंट। फिर 1979 में हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में यूएसएसआर, जिसको आप रशिया कहते हैं, वो मिलिट्री इंटरवेंशन करता है, अपनी मिलिट्री को वहाँ पे भेजता है और इस तरह से एक और हमें प्रॉक्सी वॉर नज़र आती है अफ़गानिस्तान में यूनाइटेड स्टेट्स की और यूएसएसआर की। जैसे ही अफ़गानिस्तान में यूएसएसआर मिलिट्री इंटरवेंशन करता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी उसको काउंटर करने के लिए, बैलेंस को, पावर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वो भी वहाँ पे मिलिट्री इंटरवेंशन कर देता है। दोनों ममालिक जो हैं वो 10 साल तक अफ़गानिस्तान में लड़े हैं। अभी भी हम देखते हैं अफ़गानिस्तान में यूनाइटेड स्टेट्स के जो है वो मिलिट्री प्रेजेंस अभी भी है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज़ में, उसकी फंक्शनिंग में, उसकी इस्टेब्लिशमेंट में भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है और ये 1979 से उसकी इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अफ़गानिस्तान में यूनाइटेड सोवियत यूनियन को, जिसको हम यूएसएसआर कहते हैं, उसको शिकस्त होती है और सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, उसके टुकड़े हो जाते हैं और रशिया बन जाता है और 7 सेंट्रल एशियन स्टेट्स बन जाती हैं, जो अभी तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, ये जो सारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, इनिशियली दे वर द पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, टूट जाता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं, एक रशियन स्टेट बन जाती है और 7 सेंट्रल एशियन स्टेट्स बन जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि जो दो मेजर पावर्स थी कोल्ड वॉर की, जो एक दूसरे के साथ लड़ती आ रही थी, उनमें से एक टूट जाती है। इट मीन्स उसको डिफीट हो जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन कोल्ड वॉर एंडेड। 1991 में कोल्ड वॉर ख़त्म हो जाती है और सोवियत यूनियन टूट के रशिया और 7 सेंट्रल एशियन स्टेट में तब्दील हो जाता है। 1991 में ये इवेंट होता है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे नज़र आती है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। जैसे ही सोवियत यूनियन टूटता है तो वहाँ से हमें एक यूनिपोलर वर्ल्ड मिलती है, मतलब कि अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो सोल सुपर पावर ऑफ वर्ल्ड बन जाता है, दुनिया का अकेली सुपर पावर बन जाती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इस तरह से आप देखें कि जो हमने ओवरव्यू एक लिया है 20th सेंचुरी में इंटरनेशनल रिलेशंस का, तो काफ़ी सारे मेजर इवेंट्स हुए हैं। वर्ल्ड वॉर 1 हुई है, लीग ऑफ नेशन बनी है, फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुई है, यूएन बना है, कोल्ड वॉर हुई है। कोल्ड वॉर के इट्सेल्फ जो है वो डिफरेंट इवेंट्स हैं, उसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं वो हमने डिस्कस किए हैं और फिर हमने देखा है कि किस तरह कोल्ड वॉर खत्म होती है और दुनिया में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनता है। दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस इन 20th सेंचुरी।
तो आप इसको प्लीज़ देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मेरे लेक्चर को सुनते हुए साथ साथ पॉइंट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो डू आस्क मी ऑन इन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।